हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न आगे की चुनौतियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन है, जापान जैसे देश ने जिसके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में था, जिसका प्रयोग कर वह विकसित देश बना। कारण है, जापान ने अपने निवासियों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से जापान विकसित बना। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। एक द्वीपीय देश होने के कारण जापान में प्राकृतिक संसाधनों का सदा अभाव रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आयातित ऊर्जा और कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर रही है। जापान ने अपने निवासियों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया, जिस कारण जापान की साक्षरता दर 99% और जीवन प्रत्याशा लगभग 84.62 वर्ष हो गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। उन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से जापान विकसित बना। आगे के प्रश्न भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। जीविका योजना बिहार सरकार का एक विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। यह कार्यक्रम 2006 में बिहार ग्रामीण आजीविका योजना के तहत शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसे 6 जिलों और 42 ब्लॉक में शुरू किया गया था, जिसे बाद में सभी 38 जिलों तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 275.7 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, लाहिरी समिति का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाने के तेल की मूल्य संरचना। लाहिरी समिति का संबंध खाने के तेल की मूल्य संरचना से है। खाद्य तेलों की आपूर्ति, मांग और कीमतों से संबंधित प्रवृत्ति और विकास की जांच करने तथा इन वस्तुओं के ऊपर उत्पाद एवं सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। इस कमेटी का गठन दिसंबर 1999 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, सुदूर और पिछड़े कबीले इलाकों में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए ग्रामीण अनाज बैंक योजना इस वर्ष आरंभ हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुदूर और पिछड़े कबीले इलाकों में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए ग्रामीण अनाज बैंक योजना का प्रारंभ नवंबर 2004 में किया गया। जनजाति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में 11 राज्यों के पिछड़े इलाकों के लिए शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिलहन। खाद्य सुरक्षा से आशय हर समय लोगों की सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भोजन तक पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। इसे मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, जिसके तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मुहैया कराया जाएगा। इस अधिनियम में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य। वर्ष 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के आधार पर खाद्य सुरक्षा को परिभाषित किया गया है, जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। खाद्य सुरक्षा के मुख्य 4 आयामों, जिसमें भोजन की भौतिक उपलब्धता, भोजन तक आर्थिक और भौतिक पहुंच, भोजन का उपयोग और समय के साथ 3 आयामों की स्थिरता से खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोत का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमांत जोत। भारत सरकार द्वारा कृषि जनगणना के लिए भूमि जोतों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम जोत, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से बड़ी जोत। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो कुल जोत का 86% है। अगला प्रश्न है, बफर स्टॉक का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल और गेहूं सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाता है। बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत की गई। बफर स्टॉक का तात्पर्य चावल और गेहूं की खरीद सरकार एफसीआई के माध्यम से करती है, जिससे आकस्मिक स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, अकाल की स्थिति से और अचानक मूल्य में तेजी, वृद्धि या गिरावट से लोगों को संरक्षित किया जा सके तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुगम संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयामों वाले कॉलमों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सामर्थ्य होगा, न्यूनतम समर्थित कीमत का उपलब्धता होगा और उचित दर की दुकान का पहुंच होगा। खाद्य सुरक्षा ऐसी स्थिति है जो तब मौजूद होती है जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है, जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा आयामों का सही मिलान इस प्रकार है:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सामर्थ्य न्यूनतम समर्थित कीमत का उपलब्धता और उचित दर की दुकान का पहुंच होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? पहला है, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। दूसरा है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरा है, यदि आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। चौथा है, सरकार द्वारा दीर्घकालिक रूप से आपदा प्रबंधन द्वारा सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। खाद्य सुरक्षा से आशय जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है। आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता है, भोजन की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और यदि आपदा लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। जबकि सरकार द्वारा दीर्घकालिक रूप आपदा प्रबंधन द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, न कि प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स को पता लगाने का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भार अपॉन ऊंचाई का वर्ग। बॉडी मास इंडेक्स ऊंचाई और वजन का उपयोग करके गणना के आधार पर किसी व्यक्ति के शरीर में वसा की माप की जाती है। बीएमआई वजन श्रेणी कम वजन, स्वस्थ वजन और अधिक वजन और मोटापे के लिए एक सस्ती और आसान जांच विधि है। आगे के प्रश्न अवलोकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोष का सिद्धांत किस विषय पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छी तरह से परिभाषित और विनिमय जायदाद के हक के शर्तों का निरंतर होने की समस्या का हल। कोष का सिद्धांत का विषय यह है कि समाज में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार स्थापित है और पर्यावरण क्षरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति या समूह परस्पर समझौते के द्वारा कुशलता समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। आगे के प्रश्न खाद्य सुरक्षा क्या है से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। कारण है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कम होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य से है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कम होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी समाज में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है तो उससे सबसे अधिक गरीब प्रभावित होता है। ए, बी और सी तीनों ही सही है।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला है, भूखमरी गरीबी लाती है। कथन दूसरा है, भूखमरी खाद्य असुरक्षा का एकमात्र संकेत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। भूख सबसे पहले गरीबी का परिणाम है। कोई व्यक्ति जो गरीब है उसके पास भोजन के लिए अपर्याप्त पैसा है, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकता है, साथ ही बच्चों की शिक्षा में निवेश नहीं कर सकता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य से है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा है तो यह खाद्य असुरक्षा का परिणाम है। अतः भूखमरी खाद्य असुरक्षा का एकमात्र संकेत है। आगे के प्रश्न भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है, जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है। इनके तीन आयाम हैं, भोजन की भौतिक उपलब्धता, भोजन तक आर्थिक और भौतिक पहुंच, और भोजन का उपयोग तथा समय के साथ अन्य तीन आयामों में स्थिरता हो। अगला प्रश्न है, NFHS5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के प्रथम फेज के अनुसार भारत में सबसे गरीब प्रमुख राज्यों का क्रमशः बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश हैं। इस प्रकार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। दूसरा कथन है, अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा शुरू किया गया एक क्रांतिकारी प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यह क्रांति अधिक उपज देने वाली प्रजाति के बीजों का उपयोग, अच्छी सिंचाई व्यवस्था तथा रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों के संयोग का परिणाम है। इसीलिए इसे उन्नत बीज, उर्वरक तथा सिंचाई क्रांति कहना गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में नया कौन सा आयाम जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पात्रता के माध्यम से भोजन की पहुंच। अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में नया आयाम पात्रता के माध्यम से भोजन तक पहुंच को जोड़ा गया है, जिसे उन्होंने अधिकार कहा। उसके माध्यम से भोजन तक पहुंच पर जोर दिया। सेन ने तर्क दिया कि यदि बाजार में भोजन उपलब्ध है और उस तक हमारी पहुंच नहीं है तो हम अभी भी खाद्य असुरक्षा में हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है अगर वहाँ ए है, सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, बी है, सभी पुरुषों में स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीदने की क्षमता है, सी है, भोजन तक पहुँच में कोई बाधा नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
ए, बी और सी सही है। वर्ष 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को परिभाषित किया गया, जब लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है, जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उसकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पूर्व के वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। आगे के प्रश्न बफर स्टॉक क्या है से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है। पहला है भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा है कच्चा माल उपलब्ध कराना, तीसरा है नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और चौथा है खाद्य उपलब्ध कराना। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। केंद्रीय एवं राज्य भंडार निगम का उद्देश्य भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य किसानों के हित की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों का परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, इस बात पर आम सहमति है कि खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है और यह बर्बाद भी हो सकती है। दूसरा कथन है, बढ़ती न्यूनतम समर्थित कीमतों ने सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद की रख-रखाव लागत बढ़ा दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। बफर स्टॉक का तात्पर्य सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रखी गई वस्तुओं या वस्तुओं की आरक्षित आपूर्ति से है। इससे जुड़ी आम सहमति है कि खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है और यह बर्बाद भी हो सकता है, साथ ही इसके लिए बढ़ती न्यूनतम लागत बढ़ा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। पहला है संपत्ति कर, दूसरा है चुंगी और टर्मिनल कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले कर संपत्ति कर, चुंगी कर और टर्मिनल कर, गृह कर इत्यादि कर लगाए जाते हैं, अतः दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कराधान के व्यापक प्रभाव की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। पहला है, जब कर लगाने से कीमतों में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक वृद्धि होती है। दूसरा है, जब कर लगाने से कीमतों में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक कमी हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला सही है। कराधान के व्यापक प्रभाव की सबसे अच्छी व्याख्या तब होती है जब कर लगाने से कीमतों में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक वृद्धि होती है। आगे के प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना दोनों ही सरकार द्वारा आयोजित योजना है, जिसे अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी कृषि वस्तु का खरीद मूल्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है।
किसी वस्तु का वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तैयार हो उसे खरीद वसूली अधिप्राप्ति या क्रय मूल्य कहते हैं। इसकी घोषणा सरकार रबी व खरीफ फसल बोने के बाद करती है। इस मूल्य को निर्धारित करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि एक ओर कृषकों को अगले वर्ष वस्तु के उत्पादन की प्रेरणा मिले और दूसरी ओर कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुएं प्राप्त हो सकें। वसूली मूल्य एमएसपी के बराबर या अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं। आगे के प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1940 में। भारत में राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत 1940 के दशक में शुरू हुआ था। 1943 में बंगाल अकाल के दौरान जब लाखों लोग भूखमरी का शिकार हुए, जो राशनिंग प्रणाली को सख्त बनाया गया। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी 1950 और 60 के दशकों में खाद्यान्न संकट के समय राशनिंग प्रणाली को बरकरार रखा गया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार बनी। अगला प्रश्न है, सरकार ने लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत इस साल की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1997 में। भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जून 1997 में किया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सब्सिडी के भार को कम करना तथा गरीबों की पहचान कर उन तक पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढंग से खाद्यान्न पहुंचाना था। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न है, मिलान करें। सूची 1 में योजना या प्रणाली का नाम और सूची 2 में लक्षित समूह दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वजनीन होगा। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पिछड़े ब्लॉक होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्धन और गैर निर्धन होगा। अन्नपूर्णा योजना का दिन वरिष्ठ नागरिक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक भारत सरकार के गतिविधि संकुचन में सम्मिलित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक उपक्रम का व्यूह नीति आधार पर विक्रय। सार्वजनिक उपक्रमों का व्यूह नीति या रणनीतिक आधार पर विक्रय से भारत सरकार के गतिविधि संकुचन में शामिल होगा, क्योंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का किसी अन्य इकाई को हस्तांतरण से है। आगे के प्रश्न खाद्य सुरक्षा में सरकारी समितियों की भूमिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। यह एक सार्वभौमिक अधिकार है जिसका प्रावधान 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने के दौरान किया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी आयु 18 वर्ष है, चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी गठबंधन द्वारा 1995 में सहकारिता के 7 सिद्धांत दिए गए, जो क्रमशः स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना। सहकारी समितियों के बीच सहयोग समुदाय के प्रति चिंता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वोट देने का अधिकार। सहकारिता सिद्धांत सहकारिता के स्वैच्छिक स्वरूप को व्यक्त करता है, जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम सभी व्यक्तियों के लिए खुला है और लिंग, सामाजिक असमानता, नस्लीय, राजनीतिक विचारधाराओं या धार्मिक विचार के आधार पर भेदभाव के बिना सदस्यता की जिम्मेदारी को स्वीकार करने को इच्छुक है। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, नाफेद है
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी संस्था। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण करना, निर्यात एवं आयात करना है। यह कृषि वस्तुओं के अंतर्जातीय व्यापार एवं निर्यात को प्रवर्तित करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास 10 से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।